एस्ट्रोलॉजर्स हैं। टिकट ढक्कन इसके ऊपर लगा दीजिए। या 11 दिन में आप कहोगे प्रभु से मिलन हो गया मेरा। रात को बादाम और इलायची पीस के उसमें डाल दी। वो छिड़क के वहाँ चढ़ाना शुरू कर दो। 3 लाइन ड्रॉ कर दे। पैसा बरस रहा है, विदिन 2 डेज उनको रिजल्ट दिख। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। और लगातार जैसे कि हम फेक एस्ट्रोलॉजर्स पर चर्चा करते आ रहे हैं और उनकी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जमाने में जहां आप एक तरफ फेक एस्ट्रोलॉजर्स के ट्रैप में फंस चुके हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लेक्चरर्स, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सामने आकर उन लोगों की पोल खोलने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ आज एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर होंगे और साथ ही ये लेक्चरर भी हैं। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि फेक एस्ट्रोलॉजी आखिर किस तरीके से आपकी मानसिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे आज के इस गेस्ट का परिचय दे देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित जी, जो कि MA, MPhil, PhD हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आपका और सभी श्रोताओं का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। और आप की तारीफ ये है कि लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और प्रयास लगातार कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले हमें अपने बारे में कुछ और गहन जानकारी दे सकते हैं? हमारा प्रज्ञा जी बचपन से ही ज्योतिष के क्षेत्र में अध्यापन रहा है। क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, सारे कई पीढ़ियों से हमारे कुल में सारे ज्योतिषी हुए हैं और परंपरागत ज्योतिषी हुए हैं। अच्छा। यथा कथित नहीं जो आजकल बन रहे हैं। जी जी जी, सब पढ़े लिखे ज्योतिष विद्या का हमने जो प्रथमा से लेकर के यानी हमने प्राइमरी के बाद से ही ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास आज जी जी जी, तो वहां से लेकर के हमने गुरुकुल पद्धतियों से अध्ययन किया, जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। जी जी। और ज्योतिष शास्त्र को ही हमने अध्ययन किया और उसी में अध्यापन कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें शोध कार्य किए हैं और वही सतत जो है कि 20-25 वर्षों से चला आ रहा है। अच्छा, तो साथ में हमने एक अष्टादश विद्या शक्तिपीठम नाम से वैदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र हमारा है, जिसपे कि अनेक प्रकार के ज्योतिष में रिसर्च हम कर रहे हैं। अच्छा। और वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि हमारा वैदिक वाङ्मय बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। आज जो है लोगों ने इसको व्यवसायीकरण कर दिया है, तो उसमें क्या विशेष हमारी जो प्राच्य विद्याएं हैं उनका कितना इम्पैक्ट आज के परिप्रेक्ष्य में है, उन सभी चीजों में हमारे यहाँ बहुत सारे शोधार्थी और बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। अच्छा, तो गुरु जी, जैसे कि हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम बहुत अलग अलग तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। ये एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज? जिस इंसान को आप चाहते हो उसका नाम एक पेपर में लिख के इस बॉटल में डाल और उसे वैसे ही रखना है। बॉटल को बंद किया और कोई भी अंधेरे वाली जगह में छुपा देना। विदिन 2 डेज उनको रिजल्ट दिख। बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रज्ञा जी आपने। आजकल तो ज्योतिष में लोग सुनने वाले बहुत भ्रमित हो गए हैं, जो अनेक प्रकार की बातें सुन रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने इसको बताया है कि पहले जब ऋषियों ने देखा कि प्रतिदिन हम सविता समुदय की प्रतिदिन सूर्य का उदय हो रहा है पूर्व दिशा से, और पश्चिमा याति अस्तम, जाते जाते उन्होंने क्या देखते हैं कि शाम को पश्चिम में अस्त हो जा रहा है। रात्रि को देखते हैं कि गगन मंडले यानी तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सार्वाण्येव समष्ट्या ज्योति शब्देन नोच्यन्ते। रात्रि को आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऋषियों ने विचार किया कि ये जो खगोलीय घटना है, इसका इम्पैक्ट क्या मानवों में, इस पृथ्वी पे क्या हो सकता है। उन्होंने अपने योग साधना से, योग विद्या से उस पर अनुसंधान किया। अच्छा। तो उन्होंने पाया कि उसका इम्पैक्ट, उस खगोलीय घटनाओं का सीधा संबंध इस पृथ्वी के साथ है। अच्छा। इससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र क्या है, जैसे आपने प्रश्न पूछा। देखिए, ज्योतिष हमारे यहाँ समस्त ज्ञान की जो ज्ञान राशि, जहां से समस्त ज्ञान का उदय हुआ है, वो हमारे वेद हैं। ठीक है। और वेद का लक्ष्य है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, यानी शुभता की प्राप्ति कैसी हो और अनिष्ट कैसा दूर हो, ये वेद हमें बताता है। अच्छा। और वेद जैसे कि बताया गया, इसकी किसी ने रचना नहीं की, ये प्राकट्य है, अपौरुषेय है, ये स्वयं प्रकट हुआ है। जी।
तो वेद के 6 अंग माने गए हैं। जैसे किसी भी हम लोगों के अपने अंग हस्तपादादयो, हमारे आंख नाक कान हाथ हैं, ऐसे ही वेद पुरुष का भगवान विराट पुरुष वेद के भी अपने अंग हैं, और वो 6 अंग हैं जिनको हमारे यहाँ शास्त्र कहा गया है, षट शास्त्र। वो क्या है? वेदस्य षट्सु अंगेषु ज्योतिषम मन्यते मिति तुक्तम में वो ज्योतिषम ही चक्षुष्टयेन स्मर्यते। वेद का नेत्र माना गया है ज्योतिष शास्त्र को। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नेत्र इसलिए हुआ था कि पहले जो वैदिक काल में ज्योतिष यज्ञों के संपादन के लिए मुहूर्त काल का संपादन ज्योतिष शास्त्र करता था। ज्योतिषम काल ज्ञापकम, ज्योतिष जो है काल बोधक है। काल यानी समय चक्र, समय को बताने वाला, समय का निर्धारण करने वाला है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र का इस प्रकार से ऋषियों ने प्रणयन किया। ज्योतिष शास्त्र के 3 भेद हैं, जिसमें सिद्धांत है जो मैथमेटिक्स गणितीय पद्धति है, उसके बाद संहिता है जो समष्टिगत पूरे सृष्टि का जिसमें वर्णन है समस्त घटनाओं का, जिसमें आयुर्वेद भी समाहित है, बहुत सारे नाना प्रकार की चीजें, औषधियों का निर्माण कैसे हो, कैसे जो है कि आपके खगोलीय घटनाओं का वर्णन है, बारिश का क्या लक्षण है, सूखा पड़ रहा तो क्या लक्षण है, भूकंप के क्या है, उत्पात के क्या लक्षण है, ये समस्त जिसको हमारे यहाँ संहिता कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। उसके बाद एक इसका फलित विभाग है जिसको होरा शास्त्र कहा गया है। अहोरात्रम, अहोरात्र कहते हैं रात और दिन का फल। अच्छा, कैसे जो है कि रात दिन की जो चक्र है, रात दिन का क्या फल विवेचना है, उसको अहोरात्र होरा शास्त्र कहा गया है, जिसके अंदर ताजिक है, वर्षफल है, जो समस्त हमारी शुभाशुभ मानव के शुभाशुभ घटनाओं का, जीव के जातक का जो जन्म काल में जन्म पत्र जन्मांग कुंडली बनते, तो इसको होरा शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में परंपरागत अध्ययन में स्टेप बाय स्टेप जो है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या चीजें होती हैं उसमें? जैसे मैंने अभी ज्योतिष के ये जो 3 विभाग बताए, सिद्धांत, संहिता, होरा, क्योंकि गणित पक्ष को जब तक हम नहीं जानेंगे, मैथमेटिक्स नहीं जानेंगे, तो हम उस चीज को नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का क्या फल है, उस गणितीय पक्ष का कुंडली निर्माण में पहले गणित भी होगा। अब गणित ही आपको नहीं आता है, उसका मैथमेटिक्स नहीं आता, तो आप कैसे प्रेडिक्शंस करोगे? उस गणित का जो रिजल्ट है उसका प्रेडिक्शंस फलित हुआ, यानी जिसको फलादेश बोलते हैं हम। उसके बाद समष्टिगत है। तो ये परंपरागत जिन लोगों ने ज्योतिष पढ़ा होगा फर्स्ट से लेकर के अंत तक और पीएचडी तक उसमें किया होगा, तो वही जो है कि एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र को जान सकते हैं। ज्योतिष बहुत अगाध शास्त्र है, समुद्र की तरह है, आप इससे पार नहीं पा सकते। इतना डीप है, इतना है कि इसमें हमारा जीवन बहुत सूक्ष्म है और ज्ञान बहुत बृहद। श्रीम मंत्र को लिखने के बाद आप इस पत्ते को फोल्ड कर लीजिए और इसको कलावे से या लाल रंग के धागे से अच्छे से बांधकर अपने पर्स में स्थापित कर लीजिए। माँ लक्ष्मी आपके साथ सदा सर्वदा वास करेंगे, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। क्या ज्योतिष जो है या ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो हमारे जीवन के तमाम जो दुख होते हैं उन्हें ठीक करने की राह हमें दिखा सकते हैं? जी, ऐसा होता देखिए है? हमारे यहाँ आचार्य बरावीर कह रहे हैं, सारावली में कल्याण दत्त शर्मा जी कह रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि विधात्रा लिखता यासो ललाटे क्षर मालिकाम देवज्ञस्ताम पठेत व्यक्तम होरा निर्मल चक्षुषाम। विधाता ने जो हमारे ललाट में लिख दिया है उसको कोई मिटा तो सकता नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। उसको कौन पढ़ सकता है? होरा निर्मल चक्षुषाम। ज्योतिष शास्त्र का होरा शास्त्र ही उसको जन्मांग के माध्यम से बता सकता है कि आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में, आपके ललाट में विधाता ने क्या लिखा है। अच्छा, तो वो ज्योतिर्विद जिसको दैवज्ञ, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है। दैवज्ञ एक साधारण शब्द नहीं है, जो दैव को जानता है, दैव का प्रारब्ध या और देवता, यानी उस दैवज्ञ में वो शक्तियां होती हैं। इसलिए हमारे दैवज्ञ कौन थे? हमारे ऋषि परंपरा। आज अगर हम इस कसौटी पे उतरेंगे तो ज्योतिषी नहीं मिलेंगे आपको। जो ज्योतिषी कैसा होना चाहिए उसके लक्षण आचार्य बरावीर ने बृहद संहिता में दिया है कि सत्यभाषी हो, त्रिस्कंद मर्मज्ञ हो। क्या करना है? एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन लेना है, मिट्टी का ही ढक्कन लेना है, उसके ऊपर चावल भर दीजिए पूरी तरह से। चावल भरने के बाद मिट्टी का ढक्कन इसके ऊपर लगा दीजिए, एक व्हाइट कॉटन के कपड़े से इसको बांध लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ज्योतिष है वो हमारे प्रॉब्लम्स को बता सकता है, पर उससे निदान नहीं, निदान का रास्ता बता सकता है। निदान से मैं आपको, निदान पे हम आएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रज्ञा जी क्या है कि जो ज्योतिषीय चिकित्सा है, ज्योतिष जैसे एक साइंस मान लो आप, जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में जो प्रोसेस है रोगी को ठीक करने का, ऐसे ही हमारे यहाँ
मैंने पूर्व में बात की कि विधाता ने जो लिख दिया है उसको मिटा, तो ये तो सत्य है, मिट नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो वही हस्तक्षेप उसमें हम तो जीव हैं, हम कैसे कर सकते हैं? उसको विधाता ही कर सकता है अगर कुछ करना होगा, वो भी मजबूर है। उसने भी कैसे लिखा? वो हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे हमने हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में 3 कर्म बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इन 3 कर्मों का क्या फल है और क्या हमने कर्म किए हैं? ज्योतिष शास्त्र कुंडली के माध्यम से जन्म कुंडली में जो योग विद्यमान है, दशा है, गोचर के फल से आपका उक्त फल बताता है। जैसे वर्णन आता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। हमने पूर्व जन्म में जो भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, वो इस जन्म में हमें दुख के रूप में, दुख का मतलब रोग है, शोक है, दैन्यता है, परेशानियां हैं, उस रूप में प्रकट होता है। ये दशाओं के माध्यम से, जन्म कुंडली में योगों के माध्यम से हमको पता लगता है। अब वो कैसे मिटेंगे? तो उसके लिए जो है ज्योतिषीय चिकित्सा है। क्या है? मणि, मंत्र, दान, औषधि और स्नान, ये विधाएं बताई गई है। इनसे उसका शमन होगा। शमन का मतलब है, बारिश आ रही है बाहर, हम बारिश को तो रोक नहीं सकते हैं, अपने को भीगने से बचाने के लिए हम उपाय, छतरी रख सकते हैं, कहीं कोई सहारा ले सकते हैं, फिर भी छीटा छाटी आप पे पड़ेगी बिल्कुल, लेकिन बारिश को तो नहीं रोक सकते। वही बात है कि विधाता ने जो लिख दिया उसको हम मिटा नहीं सकते, पर उससे बचने के लिए वो आप में कम आपको इफेक्ट करे, उसके यही तो समाधान उपाय है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब मिट करके कुछ और हो जाएगा, ये तो अभी तक शास्त्रों में निर्दिष्ट ऐसा मिलता है। जाके शिवलिंग पे बर्फ चढ़ा, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते में या 11 दिन में आप कहोगे प्रभु से मिलन हो गया मेरा। गुरुजी, क्या सरकार इस चीज को क्या मान्यता देती है कि आप ज्योतिषी पढ़िए या देखिए, पढ़ाइए? सरकार ने हमारे यहाँ बहुत पहले से बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। जैसे पूर्व में कई आचार्यों ने बताया भी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय देश का बहुत पुराना है। BH विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जहाँ का मैं खुद विद्यार्थी रहा हूँ, कटवारिया सराय में। यहाँ परंपरागत ज्योतिष और हमारे पूरे शास्त्रों का दर्शन है, वेदांत है, वेद है, साहित्य है, व्याकरण है, सारे परंपरागत जो है शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। और सब जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्र सरकार की पूरी मान्यता है, और बहुत विशिष्ट गुरुओं के द्वारा जो है यहाँ ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है अनेक जगह है। मैं भी उत्तराखंड में प्राध्यापक हूँ, वहाँ हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज हैं और BA है, MA है, सारा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष शास्त्र को हम जो है विस्तार पूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं। तेल को गर्म कर लिया, रात को बादाम और इलायची पीस के उसमें डाल दी, तो रात को आपने क्या करना है मेरे मालिक, थोड़ा सा तेल नाभि पे लगा के मालिश करनी है। अच्छा, तो आपकी एक्सपर्टीज किस फील्ड में? देखिए, मेरा विशेषता, मैं फलित का हूँ, जिसको प्रेडिक्शंस कहते हैं। हमारे ज्योतिष में मैं पूर्व में मैंने आपको बात करी कि एक्सपर्टीज, तो आपको ज्योतिषी बनना है तो आपको तीनों चीजें आनी चाहिए। आपको गणित नहीं आएगा तो आप कुंडली नहीं बना सकते हो। बिल्कुल। आजकल तो लोग जो है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गए, उनको इष्टकाल निकालना नहीं आता, लग्न स्पष्ट नहीं आता है, वहीं डाल करके और बता दे रहे हैं। अरे भैया, गणित का बहुत बड़ा महत्व है। आपका कंप्यूटर सही दे रहा है, नहीं दे रहा है, कितने अंश में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्या फलादेश करोगे? तो गणितीय पक्ष का ज्ञान सर्वोपरि है। गणित जो है रीढ़ की हड्डी है ज्योतिष शास्त्र की, मैथमेटिक्स जो है। इसमें बड़े बड़े जो है कि करण ग्रंथ और बड़े सिद्धांत के ग्रंथ हैं। तो उन ग्रंथों का अध्ययन सक्षम गुरुओं के द्वारा जब अध्ययन करोगे तो तभी उसका फलादेश भी कर पाओगे। उसके बाद जो है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि फिर होरा शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, फिर संहितागत अध्ययन करना पड़ता है, तब जा करके कुछ थोड़ा बहुत आप ज्योतिष के विषय में चर्चा करने के लायक बनते हो। आप महालक्ष्मी के, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ, शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का गुलाब लेकर उसको रोज का जो गुलाब का जो इत्र होता है वो छिड़क के वहाँ चढ़ाना शुरू कर दो। तो आप कुंडली के बारे में बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में भी तो इन सब चीजों का उपयोग होता है। मेरा इस विषय में चिकित्सा ज्योतिष, जिसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसमें हमने विशेष शोध रिसर्च करे हैं। जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म के जो पाप है वो रोग रूप में बनते हैं। तो जन्म कुंडली में जो है विविध योग बनते हैं कि क्या वो योग हैं कुंडली का। इस विषय में चिकित्सा शास्त्र को मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो है प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद और ज्योतिष का परस्पर ऐसा संबंध है जैसे जुड़वा भाई होंगे।
पहले जो वैद्य होते थे वो ज्योतिषी भी होते थे, और जो ज्योतिषी होते थे वो वैद्य भी होते थे। अच्छा। यानी आयुर्वेद को जानने वाला ज्योतिष को भी जानता था और ज्योतिष को भी आयुर्वेद जानता था। दोनों चीजें जी। चरक संहिता में भगवान जो है चरक कह रहे हैं, आयु पूर्वम परिचित पश्चात लक्षणम आदिशित अनायुषाणाम युमर्त्यानाम लक्षण किम प्रयोजन है। कोई भी आतुर आपके पास आता है तो सर्वप्रथम उसका आयु का परीक्षण करना चाहिए कि उसकी आयु शेष है नहीं है, तभी तो आप बता पाओगे वो ठीक होगा नहीं। ऐसे ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी प्रश्न मार्ग में आचार्य कह रहे हैं कि आयु का परीक्षण करिए, कि जिसमें हमारे यहाँ पूरा आयुर्दाय होता है, उसकी मध्यम आयु है, अल्पायु है, पूर्ण आयु है, अमित आयु है, संख्या आयु, कितनी आयु है उसकी, वो मैथमेटिक्स गणितीय पद्धति से आयु का निर्धारण होता है। जी जी जी। और अनेक ऋषियों के, अनेक विद्वानों के मतों से उसको देख करके फिर आयु का निर्धारण हम करते हैं कि उसकी आयु कितनी है। अच्छा। उसके बाद उस आयु में अरिष्ट काल क्या है, फिर उसका अरिष्ट काल में भी रोग काल क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र को एक ये वरदान है, अन्यत्र आज हम लोगों के लिए जो फलीभूत हम शायद कर पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। जैसे मेडिकल की लाइन में डॉक्टर आपको तभी बता सकता है जब आप बीमार होंगे कि आपको ये बीमारी है, डायग्नोज कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ज्योतिष शास्त्र आपको स्वस्थ स्थिति में भी बता सकता है कि आप इस काल में, इस टाइम पीरियड में जो है बीमार होने वाले हो और इस रोग से होने वाले हो। आप एक 10 या 20 रुपए का नोट लें और उसके ऊपर सिनेमन ऑयल से 3 लाइन ड्रॉ कर दें। क्या हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग बिल्कुल अवश्य, क्यों पूर्व जन्मों का जो है उसका शुभाशुभ सबको है। अच्छा। तो ये ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी वो है कि इसमें योगों का विश्लेषण करके, ये सामान्य नहीं कि आपने मुझे पूछा कि आप बता दीजिए कि कोई मुझे रोग है और मैं तत्काल में आपको जवाब दे दूं। पूरा उसका प्रमाण क्या है, शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए, कितने योग घटित हो रहे हैं, उन योगों को कितने पुष्टता के कितने % चांसेस है, और वो सरकम चांसेस क्या आप में उसके लक्षण सिम्टम्स हो रहे नहीं हो रहे हैं, तब जाकर के वो निर्णय होता। चारों ब्रह्मांड से, चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से, 10 दिशाओं से मेरे पास पैसा बरस रहा है, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। अच्छा, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है इसकी अभी वर्तमान में क्या उपयोगिता है? वर्तमान में देखो प्रज्ञा जी, आज हम देख रहे हैं कि लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारी चीजों में तो हमारी मेडिकल साइंस एक वरदान साबित हुआ है, लेकिन कुछ मामलों में हम देखते हैं कि जो बहुत संभव था तब भी हम नहीं बचा पाते हैं, या आदमी को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज वो समय आ गया है कि जहां मेडिकल साइंस और ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद, हमारी जितनी भी प्राच्य विद्याएं हैं, वेद और मॉडर्न साइंस दोनों जब अगर मिल करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत उपयोगिता है, जो बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि ज्योतिष का ऐसे ही मेरा जो हमारी जो संस्था है अष्टादश विद्या शक्ति पीठम, हम ऐसे ही यहाँ कुछ करने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मेडिकली जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो हम ज्योतिषीय चिकित्सा के द्वारा ऐसा नहीं इनको मेडिकल में, हम मेडिकल का भी उनको बता रहे हैं कि आप देखिए दवाई लो, कई लोग दवाई खा रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा उनको, जी। लेकिन वो टाइम पीरियड है उनका रोग काल का, तो उसमें ज्योतिषीय चिकित्सा को भी शामिल करके उन लोगों को बहुत जल्दी परिणाम मिल रहे हैं। छुआरे लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख दीजिए। हमें घर में आपने क्या किया, मंगल को पहुंचा दिया, दबा के पैसा आएगा। अच्छा, तो इसके अलावा आपने किन किन चीजों पर, किन विषयों पर? इसके बाद जो है विशेष तो हमने संतान पक्ष पे जो है बहुत व्यापक शोध किया है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो जैविक घड़ी है वो गड़बड़ा गई है। हम लोगों का जो रूटीन्स है, ऋतुचर्या है, खान पान है, शयन है, उठना जागना, यानी लाइफ स्टाइल जो है कि बहुत डिस्टर्बेंस है। जी जी बिल्कुल। और इसका क्या है कि अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आ रही युवाओं में, जो है संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय पे हमने शोध कार्य किए हैं। मैंने जो है करीब 4000-5000 कुंडलियों का विश्लेषण किया है। अच्छा। और 90+ हमारा इसका रिजल्ट रहा है। 90+ रहता है, 90% से ज्यादा रिजल्ट्स रहते हैं इसका। किया है हमने। तो इस पे जिन लोगों को जो है कि जिनका कंसीव नहीं हो पा रहा है, ये संतान में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको जो है कि दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में बात कही है कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ज्योतिष से ही ठीक कर देंगे। उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अगर ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट, वो भी हम उसको बताते हैं कि आप मेडिकली भी ट्रीटमेंट लीजिए, आपको जल्दी इस काल में लाभ होगा। अच्छा, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया पुरोहित जी। हम आपसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर जो है अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी, और फिलहाल तो ये जो पूरा एपिसोड है वो आपका और हमारे जो गेस्ट है उनका परिचय होना जरूरी था, इसलिए। नहीं तो आप बहुत बार ये सवाल करते हैं कि आप जिन गेस्ट को ला रहे हैं उनका परिचय क्या है, वो है कौन,
और सबसे पहले कि उन्हें ज्ञान है या नहीं है जिस सब्जेक्ट के बारे में वो बात कर रहे थे। तो इसीलिए आज के इस एपिसोड का मकसद यही था कि आपको जानकारी दें कि हमारे पास जितने भी गेस्ट हुए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में बहुत ज्यादा है। वो लोग प्रचंड विद्वान भी हैं और ऐसे ही हम आगे भी अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे में हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रभाकर जी जो है आगे भी फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर जुड़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।